हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे, कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स पढ़े थे जो कि प्रीवियस ईयर्स में CSIR नेट में पूछे भी गए हैं। तो आज हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था, ReH9 आयन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो इसमें हम लोगों ने ऐसे कर देखा था कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है। ReH9 आयन की ज्योमेट्री कैसी होती है, फेस सेंटर ट्राइगोनल प्रिज्म होता है जहां पे रीनियम एटम सेंटर में होता है, और जो ट्राइगोनल फेसेस होते हैं जो वहां पे हाइड्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम कैपिंग करते हैं, और जो ट्राइंगुलर फेस होते हैं वहां पे भी हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपने देखा था। इसमें एक चीज ये कहनी थी कि यहाँ पे जो ReH9 आयन है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर तो हमें पता है कैसा होता है, ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्म। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देखिए इसमें टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड है, और जब भी 9 सिग्मा बॉन्ड होगा तो उसमें 9 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी। इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, D5sp3 होता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आ गया, D5sp3 होता है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन में 5d ऑर्बिटल, दैट इज ऑल 5d ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट ईयर जो आया है, लास्ट एग्जाम में CSIR में, वो ये एग्जाम्पल ना पूछ करके सिमिलर एग्जाम्पल पूछ लिया। उसमें क्या पूछ लिया था आपसे, टेक्नीशियम, रीनियम की जगह यहाँ पे टेक्नीशियम लगा दिया था, और आपसे स्ट्रक्चर पूछ लिया था ReTCH9 आयन का स्ट्रक्चर पूछा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जिस ग्रुप में रीनियम एटम आता है उसमें कौन आता है, मैंगनीज। क्या होता है, मंतकरी, ऐसे इसको हम लोग याद करते हैं मैंगनीज ग्रुप में। तो आपको पता है कि जैसे कि रीनियम एटम है, अगर रीनियम ReH9 बना रहा है, उसी की जगह टेक्नीशियम अगर हम रख दें तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, दैट इज TCH9। टेक्नीशियम जो एलिमेंट है, TCH9 का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होगा किससे, ReH9 आयन से सिमिलर होगा। दैट इज दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फेस सेंटर ट्राइगोनल प्रिज्म होगा, फेस सेंटर ट्राइगोनल प्रिज्म होगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों, हम लोगों ने कल एक एग्जाम्पल पढ़ा था, ICl2 प्लस मॉलिक्यूल। हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्टडी किया था। इसमें हम लोगों ने क्या लिखा था कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे आयोडीन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाया था। इसमें हमने लिखा था कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम है वो कितना है, 4। अब यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन sp3d लिख दिया था, तो जो कि मिस्टेक हो गई थी। तो उसमें आप देखिएगा sp3d ना होकर के हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, क्योंकि जब भी 4 निकल हाइब्रिडाइजेशन आपका आएगा तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है। 4 ऑर्बिटल का मतलब है एक s होगी और 3 p ऑर्बिटल्स होंगी। ठीक है, तो बस इतनी बात आपको बतानी थी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंगनीट आयन MnO4- आयन। ठीक है, ये मैंगनीट आयन आप जानते होंगे, ये किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। ठीक है, पिंक होता है, या इसको हम लोग पर्पल कहते हैं, पर्पल कलर का होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, एक्सिस की मान ले, प्लस ऑक्सीजन की हमेशा -2 होती है, इंटू 4 कर दे, दिस इज इक्वल टू -1। तो आप देखेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 निकल के आती है। ठीक है, तो +7 इसका मतलब है कि मैंगनीज की वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैंगनीज का
3d5 4s2 होता है। इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब भी मैंगनीज +7 स्टेट में आएगा तो इसमें d0 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, दैट इज इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इस केस में मैग्नेट आयन का हमें आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब एक्सरे एनालिसिस करी गई तो मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा मिला, मैग्नेट आयन ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, कैसा बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इसमें आपको मालूम है कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है। तो उस +7 में इसके पास सारी वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी। ठीक है, और जो ऑक्सीजन एटम है वो देखिए यहाँ पे 2- की फॉर्म है। ठीक है, तो 2- ऑक्सीजन एटम जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और मैंगनीज एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे सारे जो बॉन्ड्स हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो ज्योमेट्री जो है कैसी है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल होने की वजह से तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3, लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन, इन्वॉल्व होता है क्या, हाइब्रिडाइजेशन होता है D3s होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि इस केस में हाइब्रिडाइजेशन D3s होता है। अब आपको पता होगा कि ये जो d ऑर्बिटल है, यहाँ पे 3d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन आपके पास तो 5d ऑर्बिटल्स होती हैं। उनमें से कौन सी वाली d ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व हुई होंगी। ठीक है, तो ये हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हमें पता है कि जब भी हम लोग टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा कि ये क्यूब अगर हम बनाए, ठीक है, ये क्यूब है, इस क्यूब के ये अगर हम लोग एक क्यूब बनाते हैं तो देखिएगा इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो भी एटम होते हैं वो कहां होंगे, अल्टरनेट कॉर्नर पे, दैट इज मैंगनीज एटम सेंटर में है। तो सारे के सारे जो ऑक्सीजन एटम हैं वो कहां होंगे, अल्टरनेट कॉर्नर पे, दैट इज इस कॉर्नर पे एक ऑक्सीजन एटम, पीछे वाले कॉर्नर पे एक ऑक्सीजन एटम, ठीक है, फिर एक ऑक्सीजन एटम इस कॉर्नर पे होगा और एक इस कॉर्नर पे होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सेंटर में मैंगनीज एटम है और ऑक्सीजन एटम कहां है, कॉर्नर्स पे है अल्टरनेट। अब इससे अगर हम एक एक्सिस ड्रॉ करें यहाँ पे, जो कि एक रेक्टेंगुलर फेस के सेंटर से होकर के पास होती है, ये अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ऊपर की तरफ एक जेड एक्सिस है और सामने की तरफ एक वाई एक्सिस। तो आप देख सकते हैं कि जो लिगैंड है, ये जो ऑक्सीजन एटम है, ये कहां से अप्रोच कर रहा है मैंगनीज एटम को, ये बिटवीन द एक्सिस है। कहां से आ रहा है लिगैंड, बिटवीन द एक्सिस से आ रहा है। तो वही डी ऑर्बिटल मैंगनीज की हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगी जिनके लोब बिटवीन द एक्सिस होंगे। बात समझ में आई है, दैट इज कि क्योंकि लिगैंड बिटवीन द एक्सिस से होकर के मैंगनीज से अप्रोच कर रहा है, इसीलिए मैंगनीज की वही डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगी जिनके लोब बिटवीन द एक्सिस होंगे। तो आपको मालूम है कि जो 3d ऑर्बिटल्स होती हैं जिनके लोब बिटवीन द एक्सिस होते हैं वो कौन सी होती हैं, दैट इज यहाँ पे dxy, dyz और प्लस dzx ऑर्बिटल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी। तो हमें पता चल गया मैंगनीज में हाइब्रिडेशन क्या है, D3s होता है, और जहां पे जो डी ऑर्बिटल हैं वो कौन सी वाली हैं, जिनके लोग बिटवीन द एक्सिस है, दैट इज dxy, dyz एंड dzx। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको कौन सा है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा MnO4 माइनस आयन पढ़ा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें Cr2O7 2- मॉलिक्यूल, ठीक है, ये क्या है, क्रोमेट आयन है। अब आपको मालूम है ये क्रोमेट आयन है, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, इसकी हम लोग मान लेंगे 2x प्लस -2 इंटू 7, दिस इज इक्वल टू -2। तो जो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +6 आएगी। ठीक है, तो +6 आएगी, दैट इज यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी, +6। अब हमें पता है कि क्रोमियम की
वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो इसमें इस केस में, क्रोमियम के केस में यहां पे क्या होगा कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उन 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे यहां से रिमूव हो गए। दैट इज क्रोमियम +6 स्टेट में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा और कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होगा। तो हमें एक्सरे एनालिसिस से पता लगता है, एक्सरे एनालिसिस जब करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि इसमें, इस मॉलिक्यूल में इसका स्ट्रक्चर कैसा है? कुछ इस तरह से होता है कि 2 टेट्राहेड्रन आपस में ऑक्सीजन एटम के थ्रू आपस में लिंक्ड होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, अब हमें मालूम है यहां पे इस तरह से स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो क्रोमियम एटम है, हर एक क्रोमियम एटम का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है? टेट्राहेड्रल है। इन 2 क्रोमियम एटम का इन्वायरमेंट कैसा है? यहां पे टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, तो जब भी टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट होगा ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो जब टेट्राहेड्रल होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन D3S होगा। और वही DRT कौन सी इन्वॉल्व होंगी? DXY, DYZ और +DZX ऑर्बिटल यहाँ पे भी इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, और ये सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। सिमिलरली अगर हम इसका एग्जांपल एक और लेते हैं, फॉर एग्जांपल CrO2Cl2, CrO2Cl2, ये क्या है? क्रोमियम क्लोराइड है। तो इस केस में भी जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ठीक है, तो +6 में भी क्या होगा? D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इस केस में भी कैसा सेम स्ट्रक्चर होगा इसका क्रोमियम क्लोराइड में? तो देखेंगे कि क्रोमियम के पास भी, ये क्रोमियम मेटल है, उसमें 2 ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड जुड़े होंगे और ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आपको दिख रहा है? स्ट्रक्चर दिख रहा है टेट्राहेड्रल दिख रहा है। तो टेट्राहेड्रल दिख रहा है तो दैट इज हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D3S। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है? NbF7 2-। ठीक है, नियोबियम हेप्टाफ्लोराइड एनायन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखिए आप इसमें स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि आपको तो पता है कि जो प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप से होता है। अगर हम प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसा दिखाई देगा? कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया? प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। अब इस प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर में रेक्टेंगुलर फेसेस कितनी है? यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। तो जो जर्कोनियम एटम होगा वो सेंटर में होगा और हर एक कॉर्नर पे फ्लोरीन एटम लगा हुआ होगा। ठीक है, तो यहां पे इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा। और देखिए एक जो फ्लोरीन एटम होगा वो एक रेक्टेंगुलर फेस पे कैपिंग करेगा। दैट इज एक फ्लोरीन एटम है वो इस रेक्टेंगुलर फेस पे कैपिंग करेगा कुछ इस तरह से। तो इस स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है? तो देखिए ये एक कैप है और ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मोनोकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? मोनोकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ते हैं एक अनदर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की तरफ, जो क्या है? PaF8 3-। PaF8 3-। ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे? इसमें देखिए आप 8 फ्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? स्क्वायर प्रिज्मेटिक होता है। कैसा होता है?
स्क्वायर प्रिज्मेटिक। स्क्वायर प्रिज्मेटिक का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर हम किसको कहेंगे, अगर हम एक क्यूब देखें, अगर एक क्यूब हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरह से, तो देखिए दोस्तों कैसे दिखाई देगा, ये क्यूब बन गया, ठीक है। अब इस क्यूब में जो सेंट्रल एटम है वो कहां होगा, सेंटर में होगा, और जो फ्लोरीन एटम है वो कहां होंगे, हर एक कॉर्नर्स पे फ्लोरीन एटम लगे हुए होंगे ऐसे। तो आपको इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, ये कुछ क्यूबिक दिखाई देगा, ठीक है। कैसा दिखाई देगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। देखिए दोस्तों तो यहां पे क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कह सकते हैं, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर को ट्राई स्क्वायर प्रिज्मेटिक कह सकते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं क्यूबिक शेप। क्या कहेंगे, क्यूबिक शेप कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या खास बात है कि क्यूबिक शेप स्ट्रक्चर अगर हम फ्रंट से इसको देखें तो ये एक स्क्वायर दिखेगा और उसके पीछे एक स्क्वायर होगा, दैट इज ये इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन में होगा, इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर तो हम लोग समझ गए कैसा होता है, स्क्वायर प्रिज्मेटिक, या इसको हम लोग क्यूबिक शेप कहते हैं। और ये किस तरह से दिखेगा, इक्लिप्स होता है, दैट इज अगर हम फ्रंट से देखें तो दोनों क्यूब आपको इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन में दिखते हैं। अब सवाल उठता है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 8 सिग्मा बॉन्ड। 8 सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब है कि यहाँ पे 8 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है FD3sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, FD3sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हम लोग ये पता करेंगे कि यहाँ पे p ऑर्बिटल तो 3 होती है, वो सारी इन्वॉल्व हो गई, लेकिन ये जो ऑर्बिटल हैं F और D वाली, ये कौन कौन सी होंगी। तो कैसे इसको हम पता करेंगे कि आप देखिए यहाँ पे क्यूब जो बना हुआ है, इस क्यूब में अगर हम एक्सिस ड्रॉ करें तो देखिए ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और फ्रंट की तरफ वाई एक्सिस हो गया और ऊपर की तरफ एक जेड एक्सिस बना दिया, ठीक है। तो देखिए लिगैंड कहां से अप्रोच कर रहे हैं मेटल को, इस मॉलिक्यूल में जो लिगैंड है वो बिटवीन द एक्सिस से होकर के आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, देखिए फ्लोरीन एटम जो है एक्स और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बीच से होकर के आ रहे हैं, जिनके लोग बिटवीन द एक्सिस होंगे। तो आपको मालूम है कि जो डी ऑर्बिटल होती है, जो 3D ऑर्बिटल्स हैं जिनके लोग बिटवीन द एक्सिस हैं, वो कौन सी होती हैं। तो डी ऑर्बिटल कौन सी होती है, डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड और प्लस डी जेड एक्स। ये 3 ऑर्बिटल्स ऐसी होती है जिनके लोग बिटवीन द एक्सिस होंगे, तो वो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी। और एफ ऑर्बिटल कौन सी इन्वॉल्व होगी, जिसमें एक्स वाई और जेड कैरेक्टर हो, वही एफ ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होगी, दैट इज इसके लोग बिटवीन द एक्सिस होंगे, दैट इज एक एफ ऑर्बिटल होती है एक्स वाई जेड। तो यहां पे कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी, एफ की एक्स वाई जेड ऑर्बिटल, एफ एक्स वाई जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल यहां पे इन्वॉल्व होगी। अभी देखेंगे कि आप ये याद कर लीजिए कि एफ ऑर्बिटल जो होती है वो आपको मालूम है कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। वो कौन कौन सी एफ ऑर्बिटल होती है, तो एफ ऑर्बिटल कौन सी होती है, आप याद रखिए, एफ एक्स क्यूब होती है, एफ वाई क्यूब होती है, और नेक्स्ट कौन सी होती है, एफ जेड क्यूब होगी। 3 हो गई। अब ये फोर्थ कौन सी होगी, एक्स वाई जेड होती है। अब ये फिफ्थ कौन सी ऑर्बिटल होती है, एफ जेड वाई, एफ जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑर्बिटल होती है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑर्बिटल देखनी है, वो कौन सी होगी। तो देखिए यहां पे क्या करते हैं हम लोग, इसको याद करने का तरीका क्या है कि देखिए जेड बाहर की तरफ लिखा हुआ, यहां पे ये इसकी प्लेस पे आ जाएगा, जेड एक्स की प्लेस पे आ जाएगा और एक्स वाई की प्लेस पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सी डिराइव होगी, तो नेक्स्ट ऑर्बिटल डिराइव होगी एफ, वाई तो बाहर आ गया, वाई और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल कैसे डिराइव करेंगे, ये
x बाहर आ जाएगा, ये इसके प्लेस पे आ जाएगा और ये वाला जो है वो z के प्लेस पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सी डिराइव हो जाएगी, वो आपकी डिराइव हो जाएगी f x z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो देख लीजिए 7f ऑर्बिटल हो गई। आप इनको याद कर सकते हैं, f x क्यूब f y क्यूब f z क्यूब f x y z f z y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर f y x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर एंड f x z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओके, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की तरफ। हमें मालूम है कि एक मॉलिक्यूल होता है PCl5, ठीक है। आपको पता है कि जो PCl5 मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन PH5 मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या करता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये ऐसा क्यों है कि PCl5 बनता है और PH5 नहीं बनता? तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टडी करना पड़ेगा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि सबसे मोस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एक तरफ लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो हमें मालूम है कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है पीरियड टेबल का, फ्लोरीन होता है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4.0 होती है। उसके बाद कौन सा आता है, ऑक्सीजन एटम आता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.4 होती है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आता है, नेक्स्ट एलिमेंट होता है आपका क्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.2 होती है। उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3 होती है। उसके बाद आता है आपका जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.6 होती है, ठीक है। सिलिकॉन की कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 होती है। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होती है। और ठीक बराबर होती है फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कितनी होती है, 2.2 होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और फास्फोरस दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बराबर है। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी तो हम इसमें एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अगर PH5 मॉलिक्यूल हमने बनाया तो फास्फोरस के केस में मालूम है कि 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके पास एक और ऑर्बिटल होती है जो कि वैकेंट होती है, वो कौन सी होती है, 3d ऑर्बिटल होती है, ठीक है। तो हमें अगर PH5 मॉलिक्यूल बनाना है, ड्रॉ करना है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या करेंगे कि जो s वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम लोग जंप करा दें, किसमें, एक्साइट कर दें, और वो d में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल में जंप कर जाए। ये पॉसिबल हो सकता है। तब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हाइब्रिडेशन दिखा दें sp3d। लेकिन आप ये याद रखिए जब भी हम एक्साइट करेंगे, ठीक है, तो एक्साइट करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सराउंडिंग एटम की वो हमेशा ही ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, आपने कितना देखा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। तो जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो क्या काम करेगा कि फास्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन है उनको वो एक्साइट कर देगा d ऑर्बिटल में, और यहां पे sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और क्लोरीन मॉलिक्यूल यहां पे बाइंड कर लेंगे। इस तरह से क्लोरीन मॉलिक्यूल बाइंडिंग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट हम नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की पावर सेम है। तो हाइड्रोजन में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो फास्फोरस के s इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा पाए, इसीलिए PF5 मॉलिक्यूल नहीं बनता। कौन सा बनता है, PH3 मॉलिक्यूल ही यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए मैक्सिमम हाइड्रोजन के साथ 3 वैलेंस बॉन्ड ही बना सकता है, ठीक है। इसीलिए ये PF5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सिमिलरली
अगर हम देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर हम लोग देखें, हम लोग लिखते हैं मेथेन मॉलिक्यूल CH4, ठीक है, और एक दूसरा मॉलिक्यूल लिखे सिरेन SiH4 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब दोनों में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है कि सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। तो आप देखिए कार्बन की दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या तो +4 हो या -4 हो। सिलिकॉन की भी क्या हो सकती है, या तो +4 होगी या -4 होगी, ठीक है। तो इस केस में हम देखें कि यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.2 है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.6 है। तो इस केस में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये निगेटिव जो चार्ज है वो कार्बन एटम पे होगा, दैट इज यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 होगी, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में होंगे, प्लस फॉर्म में होंगे, +1 स्टेट में होंगे। सिलेन में अगर हम देखें तो सिलेन में क्या होगा, सिलेन की हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.2, जबकि सिलिकॉन की कितनी है, 1.9 है, जो कि हाइड्रोजन से कम है। दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द सिलिकॉन। तो हाइड्रोजन जो होगा वो हाइड्राइड की फॉर्म में होगा, दैट इज यहाँ पे H1- की फॉर्म में होगा, और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी। तो सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 है, जबकि मेथेन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 होगी। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और आप अपना सपोर्ट दीजिए। और हमें कमेंट करके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड पूछना है तो आप हमको कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।